हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल ROI इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स से संबंधित चैप्टर 6 परिक्षेपण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस। इससे संबंधित बहुत सारे MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले कई सारे वीडियोस में हम लोगों ने 1 से 5 तक के MCQs को सॉल्व कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अपकिरण की माप है। अगर जो मूल्य दिए गए हैं, चरम मूल्य जो दिए गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर सर्वाधिक प्रभावित होता है यानी कि इफेक्ट पड़ता है, तो उस अपकिरण की जो माप की जाती है किससे की जाती है? तो याद रखिएगा, इसका जो माप किया जाता है वो अपकिरण से विस्तार से किया जाता है। ठीक है, इसको विस्तार को इंग्लिश में हम लोग रेंज बोलते हैं। और इसी रेंज से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, जो मूल्य दिए गए हैं उसमें जो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, उससे होने वाला जो अपकिरण की जो माप की जाती है वो विस्तार के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो इसे हम लोग विस्तार कहते हैं। चलिए, विस्तार के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि विस्तार क्या है। तो विस्तार अपकिरण का सबसे सरल और अवैज्ञानिक माप है। याद रखिएगा, सबसे सरल है, ईजी है, और यह किसी श्रेणी के चरम मूल्य के बीच में अंतर को स्पष्ट करता है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ये हमेशा याद रखिएगा कि बहुत आसान सा तरीका है। या फिर हम लोग इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि किसी श्रेणी में सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को, जो आपको श्रेणी दिए गए हैं, डेटा दिए गए हैं, उसमें सबसे छोटे और सबसे बड़े दोनों अंक को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी कि अंतर ज्ञात करते हैं। उसे ही हम लोग रेंज, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, हिंदी में विस्तार बोलते हैं। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, जो आप लोग जरूर याद रखिए, उसे परास भी कहा जाता है या प्रसार भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेंज का मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें। तो रेंज को हम लोग किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस। देखिए, मैं ये क्वेश्चंस जो है MCQs, ये सिर्फ MCQs नहीं होंगे, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरी कोशिश है कि मैं उन बच्चों को हेल्प करूँ जो एक अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं मतलब उनको मिल पाता है, या एक अच्छा स्कूल भी ज्वाइन नहीं कर पाते। और गवर्नमेंट स्कूल के स्पेशली बच्चे ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोग गेम्स में या अदर वीडियोस को देखने में टाइम वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा है कि आप लोग पढ़ाई की चीज़ें देखें। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाई की जाती है, तो आप लोग वैसे ही चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला क्या है रेंज का। रेंज यानी कि विस्तार को हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज को हम लोग R से डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग निकालते कैसे हैं? तो L माइनस एस। L मतलब होता है लार्ज नंबर, एस मतलब स्मॉल नंबर। लार्ज नंबर में क्या होता है कि जो बड़े अंक होंगे उसमें से स्मॉल डिजिट्स, मतलब जो स्मॉल नंबर है उसमें हम लोग बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाते हैं। तो जो आपको आंसर मिलता है वही होता है उसका आंसर। ठीक है, यानी कि स्मॉल वैल्यू, इसको स्मॉल वैल्यू बोलते हैं, इसको लार्ज वैल्यू बोलते हैं। इतना याद रखना है। ठीक है, अब आगे हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैंने बताया कि रेंज को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं परास या प्रसार, और इंग्लिश में रेंज कहते हैं, हिंदी में विस्तार। तो परास का अर्थ क्या है? परास का अर्थ यहाँ पे है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर। यही होगा इसका आंसर। इसमें सारे ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस निकाला जाता है, उसे ही हम लोग परास कहते हैं। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैथ यहाँ पे दिया हुआ है जो यहाँ आपको सॉल्व करना है। यहाँ है आपका एक टेबलेशन दिया हुआ है, और इसमें आपको आकार और बारंबारता दी गई है, यानी कि ये साइज है आकार, और बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं, बारंबारता। ठीक है, आवृत्ति जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए, जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो जो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जो आकार में है, इसको हम लोग कैसे यहाँ पे विस्तार ज्ञात कर सकते हैं। जब इस तरह से आपको वैल्यू दिए रहेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग लिख लो फटाफट। तो ये रहा क्वेश्चन, और ऑप्शन में आपको इतने सारे दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसका विस्तार निकालना है। तो विस्तार निकालने का क्या फॉर्मूला है ये आपको जानना है, और हम लोग कितना आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ आकार में देखेंगे कि सबसे छोटी और बड़ी संख्या कौन सी है। तो आकार में आप देख सकते हो सबसे छोटी संख्या जो है वो 10 है और सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपका 18 है। ठीक है, तो अब इन दोनों का हम लोगों को निकालना है अंतर। तो हम लोग अंतर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे R और S यही दो फॉर्मूला देखिए। तो ये फॉर्मूला है विस्तार निकालने का, क्योंकि इसमें विस्तार पूछा गया है। तो हम लोग विस्तार को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम लोगों को L जानना है। L का मान कितना है 18 आपकी तालिका में जो दिया हुआ है, और S का जो मान है स्मॉल नंबर जो है वो है 10। अब दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, तो जो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। तो यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा मैथ है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। किस अर्थशास्त्र के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है। अपकिरण पदों के विचरण का माप है। तो याद रखिएगा अपकिरण जो है पदों के विचरण का माप करता है। किसने कहा था, तो ये बावले ने कहा था, बावले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है समंकों या आंकड़ों के अपकिरण मापने की सबसे सरल माप क्या है। तो अभी मैंने बताया कि सबसे सरल माप जो कहलाता है, वो सबसे ईजी मेथड जो है वो है विस्तार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पदों के विचरण के माप को क्या कहते हैं। तो पदों के विचरण के माप को कहा जाता है अपकिरण। अपकिरण। नेक्स्ट है विस्तार गुणांक कैसे ज्ञात किया जा सकता है। रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है L - S बटे L + S। यही इसका फॉर्मूला है जिसको हम लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है निम्नलिखित आंकड़ों के विस्तार ज्ञात करें। तो इसको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे दिए गए हैं आंकड़े 58, 72, 35, 48, 63, 81। इसको मैं बोल देती हूँ 58, 72, 35, 48, 63 और 81। इसमें सबसे पहले हम लोगों को स्मॉल नंबर या को सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा सबसे स्मॉल नंबर है। इसमें मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू जो दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट वैल्यू वो कौन सा है, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है। तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 35 है, इसको 35 को लिख लेते हैं। और सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू है 81, दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि L - S करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू था 81 माइनस यहाँ पे 35। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो जो इसका वैल्यू आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। बस इतना ही करना है, इसमें कुछ भी और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो अभी लोगों को माइनस करते हैं आपस में, तो क्या आएगा इसका आंसर 46 आएगा, 46। बस इतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न आंकड़ों का विस्तार गुणांक ज्ञात करें। तो क्या होगा इसका विस्तार गुणांक, तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, बस उसमें बटे में यूज़ करना होता है इसमें। तो इसमें हम लोगों को L और S याद कर लेना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग इसमें से निकालेंगे, क्या है 24 है, तो 24 निकालिए। और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है इसमें, तो आप देख सकते हो 72 है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं 24 और 72। तो हम लोगों ने ये वैल्यू को लिख लिया है। अब हम लोगों का काम है, नेक्स्ट जो काम है हम लोगों का फॉर्मूला को लिखना। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज याद रखिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ C/R, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज, यानी कि विस्तार गुणांक जिसे कहा जाता है। ठीक है, विस्तार गुणांक लिखिए चाहे कोफिशिएंट ऑफ रेंज लिखिए। फॉर्मूला यहाँ पे होता है L - S और L + S। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। अब जो इसका वैल्यू आएगा हम लोग निकालेंगे। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, C/R मैंने लिखा है, पर इसे हम लोग लिख सकते हैं CR, याद रखिएगा CR। ठीक है, ये लिखा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म यही है CR, कैपिटल C और कैपिटल R। ठीक है, ये याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का। चलो तो आगे क्या करते हैं, इसका वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू जो आपका था क्या था 72 और 24। तो यहाँ 72 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे 24। अब नीचे 72 + 24 करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। तो 72 में से तो 24 हम लोग माइनस करेंगे, तो कितना आएगा आपका, यहाँ 8 हो गया और यहाँ पे हो गया आपका 6 में से 2 गया, 4 बचा। ठीक है, इतना हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, इतना याद रखना आप लोग। चलिए आगे ऐड करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 6 हो गया और ये हो गया 9। ठीक है, अब हम दोनों को क्या करेंगे ना, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को आसान रहे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अब देखना है कि कौन सा टेबल है जिसमें 48 और 96 दोनों आते हैं। तो देखिए
अगर 12 की टेबल पढ़ा जाए तो आराम से उसमें से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 4 जा 48 और 8 बार में आपका क्या हो जाएगा 12 8 जा 96, ठीक है। तो यहाँ 8 हो गया। अब फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो आप देख सकते हो इसका फाइनल आंसर मैं आपको बता दूँ, जिसका फाइनल आंसर आएगा 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे ना, 2 से डिवाइड कर देंगे 1 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया 0.5, यही है इसका विस्तार। इसका मान हमेशा याद रखिएगा 1 से कम ही होता है, याद रखिएगा 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। बस इतना ही करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये था आपका गुणांक निकालने का तरीका, जिसमें हम लोग आसानी से गुणांक निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आंसर आप देख सकते हो आपका कितना है 0.5। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। चलिए आगे निकालते हैं हम लोग। निम्न आंकड़ों के लिए विस्तार ज्ञात करें। अब आपको इसका विस्तार निकालना है। तो यहाँ पे मैं ये 10 नंबर क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करो, क्योंकि ऐसे हम लोगों ने विस्तार निकालना सीख गया है। तो सबसे छोटा अंक आपको देख लेना है कौन सा है और सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ठीक है। तो उसमें से जो आपका आएगा आंसर वो आप लोगों को निकालना है। चलिए तो मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है जिसमें कि हम लोग निकाल नहीं सकते, ठीक है। चलिए आगे निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 हो, अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्यों के बीच का अंतर क्या होता है। अगर अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच का अंतर ज्ञात करें तो उसे विस्तार कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अपकिरण की एकमात्र माप है। तो याद रखिएगा इसे हम लोग कहते हैं विचलन गुणांक को ही हम लोग एकमात्र माप कहते हैं, ठीक है। विचलन गुणांक को ही हम लोग माप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से इनमें से कौन से सूत्र का प्रयोग अंतर चतुर्थक विस्तार यानी कि परास ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका परास ज्ञात करने के लिए Q3 - Q1 का फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चतुर्थक विचलन का सूत्र होता है। चतुर्थक विचलन अगर हम लोगों को ज्ञात करना होगा तो इसके लिए कौन सा सूत्र हम लोग यूज करते हैं। तो ये है आपका 4 नंबर Q3 - Q1/2 ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। खुले सिरे वाले वर्गों के में अपकिरण का उपयुक्त माप है। अगर ओपन है, बोल सकते हैं कि ओपन एंड हेडेड जो बोलते हैं, आपको वर्ग दिए गए हैं जो कंटिन्यूअस सीरीज में होते हैं, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका चतुर्थक विचलन में हम लोग उससे ज्ञात करते हैं। किसमें ज्ञात करते हैं, चतुर्थक विचलन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्लस तथा माइनस चिन्हों को छोड़ दिया जाता है डैश की गणना करते समय। याद रखिएगा जब भी हम लोग गणना करते हैं माध्य विचलन की तो उसमें प्लस माइनस चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाता है, उसे न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है, यानी कि प्लस में, ठीक है। माइनस के चिन्हों को उस समय इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य से माध्य विचलन के माप का सूत्र क्या है। अगर हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करें तो इसका सूत्र होता है, यहाँ पे मैं बता दूं, MD = यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्मा dx/dn, ठीक है, ये सॉरी सिग्मा dx/n ये फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग समांतर माध्य से निकालेंगे तो ये होगा, ठीक है, याद रखना है, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, माध्य विचलन निकाला जा सकता है। तो माध्य विचलन सबसे निकाला जाता है। जब भी हम लोगों को माध्य विचलन निकालना होगा तो बहुलक, माध्य या माध्यिका तीनों का प्रयोग कर सकते हैं माध्य विचलन निकालने के लिए, ठीक है। मीन डेविएशन जिसे बोलते हैं, मीन डेविएशन निकालने के लिए मोड, मीन और मीडियन का यूज़ किया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अपकिरण के सर्वश्रेष्ठ माप क्या है। अगर अपकिरण के सर्वश्रेष्ठ माप की बात करें तो प्रमाप विचलन है, जिसमें अपकिरण का सर्वश्रेष्ठ माप माना जाता है। डिस्पर्सन को ज्ञात करने का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सही जो मेथड है वो है प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निरपेक्ष माप है। निरपेक्ष माप क्या है। तो प्रमाप विचलन का गुणांक के रूप में माना जाता है, प्रमाप विचलन गुणांक के रूप में। आगे है 21। अपकिरण निम्न की सहायता से भी मापा जा सकता है। तो याद रखिएगा अपकिरण को अगर मापना है तो लॉरेंज वक्र की सहायता से, लॉरेंज कर्व की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपकिरण को माप सकते हैं। नेक्स्ट 22।
प्रमाव फिसलन का विचार निम्न में से किसकी देन है? तो याद रखिएगा ये जो प्रमाव फिसलन दिया गया है वो है कार्ल पियर्सन की देन है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करो साथ में, और बेल आइकन का जो घंटी है वो भी बजा दिया करो, ताकि जितनी भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रमाव फिसलन गुणांक का सूत्र क्या है? प्रमाव फिसलन गुणांक का अगर सूत्र की बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पे है आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला है रो बाय एक्स, यानी कि इसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, ये सॉरी मीन है ये। ठीक है, प्रमाव फिसलन का जो सूत्र होता है रो बाय आपका माध्य होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित माप क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रमाप विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, प्रमाप विचलन हमेशा परिकलित किया जाता है। तो जब भी प्रमाप विचलन निकालने की बात आएगी तो वो हमेशा माध्य से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सी अपकिरण की माप नहीं है? आपको बताने कौन जो डिस्पर्सन की माप नहीं करता, तो वो है बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से सही कथन को बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा प्रमाव विचलन मूल से स्वतंत्र है, यानी कि मूल रूप से स्वतंत्र होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट